अब योगी क्या करता है? वह तो बस अपने आप को स्वयं उस वस्तु के साथ संपर्क में रख देता है। उसके रूप, नाम या गुण के साथ नहीं, अपितु उसके स्वयं के साथ। हो सकता है कि उसने कभी रूप नहीं देखा होगा, नाम नहीं सुना होगा या गुण का अनुभव नहीं किया होगा, पर फिर भी वह उस वस्तु को जान सकता है, क्योंकि वह स्वयं वह वस्तु होती है और यह व्यक्ति में स्वयं में और उसके साथ एक होती है, अर्थात मनुष्य में जो महाकारण है उसमें होती है। वहाँ सभी आत्मन में मिल जाते हैं और आत्मन के साथ इतने पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं कि केवल इसके संपर्क में रहने से मैं इसके बारे में सब कुछ जान सकता हूँ। मैं की बजाय वह नहीं होगा क्या? आई, क्योंकि सब वो में नाम में चल गए। ये तो उसमें जैसा है वैसा है। कुछ एक योगी ही उस अवस्था तक पहुंचते हैं, पर फिर भी कारण में भी मैं स्वयं को वस्तु के संबंध में रख सकता हूँ और उसे भाव के द्वारा जान सकता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को उस व्यक्ति की आत्मा या उस वस्तु के संबंध में रखता हूँ जिसका मैं अध्ययन करता हूँ। मेरे अंदर की प्रज्ञा उस व्यक्ति या वस्तु की प्रज्ञा के साथ एक हो जाती है। मैं यह कैसे करता हूँ? बस केवल निश्चेष्ट, निष्क्रिय होकर, अपनी बुद्धि में उसकी ओर अभिमुख होकर। यदि मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है या पर्याप्त रूप से शुद्ध है, यदि मेरा मनस शांत है, तो मुझे उसके विषय में सत्य प्राप्त हो जाता है। मुझे वह भाव के द्वारा, आध्यात्मिक या आत्मपरक अनुभूति के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद जो चीज मुझे मिली है उसे मुझे सुस्पष्ट और सटीक बनाना होता है। उसके लिए मुझे उसे बौद्धिक रूप से अपने मन को बताना होगा, अर्थात मुझे उसके बारे में सोचना होगा। जिन विचारों को मैं अपना आपको बता रहा हूँ वे मेरे अपने अंदर अनभिव्यक्त ज्ञान के रूप में हैं। वे अपने आप को शब्दों, वाक में रूपायित करते हैं और एक सटीक अर्थ ग्रहण करते हैं। यह विचार है। अधिकांश लोग अस्पष्ट रूप से सोचते हैं, एक अपूर्ण वाक और एक आंशिक अर्थ में बात को आधा अधूरा व्यक्त करते हैं। योगी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके विचारों को, अपने आप को सुस्पष्ट और बिल्कुल समुचित वाक्यों में अभिव्यक्त करना चाहिए। हो सकता है कि वह बिना विचार किए ही किसी चीज को जान लेता है, परंतु यदि वह विचार करता है तो उसे स्पष्ट रूप से और एकदम समुचित रूप से विचार करना चाहिए। योगी आवश्यकता पड़ने पर तर्क का प्रयोग करता है, परंतु वैज्ञानिक की तरह नहीं। वह वस्तु को अपनी भविष्यदर्शी शक्ति के द्वारा देखता है, जो सत्य को विचार में बदल देती है। प्रत्यक्ष उसे अर्थ प्रदान करता है, प्रेरणा उसे वाक प्रदान करती है, अंतर्भास उसे उसके विषय में सही निष्कर्ष, सही सिद्धांत प्रदान करता है, विवेक उसे त्रुटि से बचाता है। एकदम पूर्ण रूप से सुविचारित इन चार सहज क्रियाओं के द्वारा सत्य को निहारें। यदि उसे योगी को तर्क करना ही होता है तो अंतर्भास उसे सही तर्क प्रदान करते हैं। उसे तर्कशास्त्री की तरह एक समवाक्य तर्क सिद्धांत से दूसरे समवाक्य में कष्टपूर्वक नहीं बढ़ना पड़ता। हाँ, कि मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई या मैंने एक प्रेमिस लिया, उसके आधार पे हम्म अब ऐसे उस हम्म ऐसे थोड़ी शुरू करेगा वो। हम्म उसको तो एक चीज रिवील हो गई, इंस्पायर्ड है वो, इसलिए हम्म हमारे सारे ग्रंथ हैं, वो वाक उसको हूबहू एक्सप्रेशन दे रही है, पर वाक किस चीज के लिए
सेंसिटिव है, जो आपको प्रेरणा है भीतर से। हम्म। और ये कोई भी देख सकता है, जिस समय वो थोड़ा बहुत भी उसके इंस्पिरेशन आती है, कैसे सारी प्रक्रिया बदल जाती है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और अंतर्भाष उसके विषय में सही निष्कर्ष। अंतर्भाष आपको उसके लिंकेजेस बताए, ये कोई जरूरी नहीं है। अंतर्भाष तो इंट्यूशन है। एक कोंध आई आपको एक तरीके से, उसने आपको पूरे प्लॉट को उस समय इल्यूमिन कर दिया। गहन अंधकार में है, बिजली उसके अंदर चारों तरफ पानी बरस रहा है, आपको ये नहीं पता, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। ऐसे में बिजली कड़कती है, आप तुरंत अच्छा ये है, फट से इधर चलो भाई, या ये आपको पता चल गया। तो अंतर्भाष आपको जो माइंड के आप सोचते हो कि इसका कारण क्यों, ये कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है योगी के लिए वो आइडियल स्थिति है, पर ये प्रक्रिया बता रहे हैं उसको सही निष्कर्ष। नहीं तो चाहे कितना भी मंथन करते रहो, सही निष्कर्ष के ऊपर नहीं आता। सही सिद्धांत प्रदान करता है, विवेक उसे त्रुटि से बचाता है। तो ये 4 क्रियाएं ये बता रहे हैं इसकी। वैसे तो आपका रेवलेशन है, इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, और स्पिरिचुअल आपका डिस्क्रिमिनेशन है। हम्म। तो ये 4 शक्तियां योगी अगर इनसे काम करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माइंड को काम में नहीं ले रहा। पर लोअर क्रिया को माइंड बोलना थोड़ी माइंड है। श्री अरविंद भी कितना हर चीज का विवेचन कर रहे हैं। कि भारतीय संस्कृति के जितने भी तथ्य हैं, उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर सपोज ये लिखा। आज हम तथ्यों को उस प्रकाश में देखते हैं, तब ये लगता है एक एक तथ्य बिल्कुल सही स्थान पे आ रहा है। नहीं तो कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लो, ये समझ नहीं आता कि इसकी पिक्चर क्या बनाएं अब, क्योंकि उन घटनाओं से पिक्चर नहीं बन रही। जब तक आपको पर्सपेक्टिव नहीं हो, हिस्ट्री समझ ही नहीं आती। तो इसलिए हिस्ट्री भी अगर पढ़नी हो, तो श्री अरविंद के अलावा कोई जगह अपन देख ही नहीं सकते। फिर तो डिटेल की बात है, और वो डिटेल भी आंशिक है, सही नहीं है। वो डिटेल भी जो है सही नहीं है। और अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, तब तो बात ही क्या। क्योंकि जिसका जब हाथ पड़ा, जिसने जब उसका राज रहा, तब अपने तरीके से इतिहास लिखवा लिया। हम्म। तो ये तो एकमात्र श्री अरविंद के तरीके से देखते हैं। तो अब किधर से देखें, उस उनको देख के और चीजों को देखते हैं, कि महाभारत को कैसे देखें, पुराणों को कैसे देखें। मतलब वो पर्सपेक्टिव मिलने के बाद भी उसमें से अगर हम रीड कर पाए तो बड़ी बात है। अपने आप में तो लगभग असंभव सी चीज है। आगे। अंततः अंत में वह वस्तुपरक संसार के तथ्यों द्वारा अपने ज्ञान की पुष्टि करता है। हाँ, यहां से शुरू नहीं करता। भाई श्री अरविंद की अपन ने पढ़ ली कि वेद के बारे में ये कह रहे हैं, या भारतीय संस्कृति के बारे में ये कह रहे हैं। अब उसके आधार पे हम ये देखते हैं वस्तुपरक संसार के तथ्यों की, कि हाँ ये बिल्कुल, ये तो पुष्ट कर रहे हैं इस बात को। अब वो मूल अगर भाव, जैसे उन्होंने कहा कि ये कोई आवश्यकता नहीं कि ऋषियों ने इस तरीके से सोच के ऐसी व्यवस्था की हो, वर्णों का, कि कोई बैठ गया हो, पंच प्रधान कुछ बैठ गए हो, या कुछ ऋषि बैठ गए हो, और उन्होंने कहा ऐसी अपन एक वर्ण व्यवस्था तैयार करते हैं। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसका कोई मूल तो कोई व्यक्ति के अंदर नहीं है, ये तो सीधे परमात्मा से चीज आई है। कहने का अर्थ ये है कि इंट्यूशन से, मतलब आपके डीपर लेयर्स से स्वतः ये प्रकट हुई है। अब वो कह रहे हैं देश काल और पात्र, अब ये कोई बैठ के किसी ने कहा होगा क्या? और अगर ऋषि भी स्वयं उसके प्रति ओपन रहा है, उसमें रिवील करी है कोई चीज उसको, या इंस्पायर्ड हुआ है वो किसी चीज से, ये चारों प्रक्रियाएं जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अगर मैं ओपन हूं माँ के प्रति, और मेरे को कोई वो वाणी कहती है, तो मेरा उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। अगर ज्यादा ही आप करो, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, एक यंत्र जिसने अपने आप को दे रखा है, तो उनको उन्होंने, कि एक रेडियो ने ट्यून कर रखा है उस वेवलेंथ के ऊपर, उसको उन्होंने वाणी अपनी उसके अंदर से प्रसारित कर दी। पर वाणी तो जिसकी है उसकी है। तो इसीलिए माँ ने कहा, मेरे को ये अनुभव हुआ कि एक समय किसी चीज ने आके मेरे हाथ को पकड़ लिया,
और एक बिल्कुल मैं वही लिखती गई। तब मेरे को पता चला कि जो ये कहा जाता है वेदों में, एक मात्रा तक की भी त्रुटि नहीं हो सकती। तो पहले मेरे को लगता था भाई ह्यूमन एरर एंटर किए बिना कैसे रह सकती है। और ये तो हमेशा से भाई लिखने की प्रक्रिया या छपाई की, मुद्रण की आपकी सुविधाएं तो अब आई हैं। हजारों वर्षों से तो वो खाली कंठस्थ याददाश्त के आधार के ऊपर चल रही थी। उसमें ये कहना कि एक मात्रा तक की इसके अंदर चूक नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतना उसके ऊपर स्ट्रेस है कि कितना इसके ऊपर अभी भी साउथ में हम देखें तो वैदिक चांटिंग का कि बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन हो। और ये भी नहीं है कि नॉर्थ में अलग है साउथ में अलग है, बिल्कुल हू बहू वैसा ही। ऐसी क्या चीज है इसके अंदर। तो ये उनको पता चला कि एक शक्ति है जो आके आपको बिल्कुल अधिग्रहित कर लेती है, आप चाह के भी एक हल्का सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। तब उन्होंने कहा अब मेरे को रहस्य पता चला। इसी तरीके से इन्होंने अपनी कृतियां हैं, चाहे वो मूर्तियां रही होंगी कुछ भी, वो कालजयी इसीलिए हो पाई। और ये हमारे लिए भी एक ये है कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं वास्तव में जो वर्थवाइल हो हमारे अपने जीवन में, तो हम जितना ही उस चीज के प्रति अपने आप को खोलते हैं उतना ही वर्थवाइल है। अगर प्रैक्टिकल में हम अपने आप के ऊपर इसको घटाएं, इस चीज को लागू करें, तो इसका अर्थ हम क्या लें कि अगर जीवन में हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, मीनिंगफुल जीवन अगर जीना चाहते हैं, तो भी उसका तरीका यही है। और कोई दूसरा तरीका न बाहरी क्रिएशन का है, ना आंतरिक क्रिएशन का है, किसी भी चीज का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये हमारी ही अपनी लेटेंट जो पोटेंट पावर्स हैं उनको बाहर लाके उनको एक्सप्रेस करना है। तो यही श्री अरविंद ऊपर इसमें कह रहे हैं कि आप अगर योगी हैं तो आपको अपनी बात को बिल्कुल सुस्पष्ट, आपको गहन अनुभव है। पर जैसे वो कहते हैं गूंगे ने गुड़ खाया, अरे ठीक है वो अच्छी बात है, पर ये कोई आदर्श नहीं है। उसको एक्सप्रेस करो। अगर श्री अरविंद ये सारी चीज वेद रहस्य का उनको पूरा रहस्य पता चल जाता और वो प्रकट नहीं करते। पोएट्री के विषय में उन्होंने, भाई लोगों को नहीं समझ में आता वो एक अलग बात है, पर श्री अरविंद ने तो रहस्य पूरा सामने की फ्यूचर पोएट्री ये होगी। हमारे वो मुद्दे ही नहीं है, पर ये तो हमारी नाकाफी, हम इनसफिशियंसी है ये तो, कि हम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने तो कोई भी मुद्दा ऐसा छोड़ा नहीं जिसके अंदर से अंदर रहस्य जो है सारे लाके, और वो अगर इसको नहीं कहते और इतना विविडली इस भाषा के अंदर नहीं कहते और आज के इंटेलेक्ट समझ कुछ के लिए नहीं कहते, तो बताओ क्या प्रासंगिकता रहती। तो सारा पावर तो चला जाता उसका। तो अंत में वह वस्तुपरक संसार के तथ्यों द्वारा अपने ज्ञान की पुष्टि करता है कि हाँ ये लागू हो रहा है ना। माँ श्री अरविंद की वाणी को आप तुरंत लागू करके देखो, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मेरे अपने अनुभव जीवन के, प्रैक्टिकल जीवन के बिल्कुल इसकी लाइन में है, ठीक ही बात है कि अगर मैं इससे दूर जाता हूँ तकलीफ पाता हूँ, इस तरीके से जो माँ बता रही है उन विधानों से काम करता हूँ तो बिल्कुल आराम में आता हूँ, सच्चा कंटेंटमेंट मिलता है। आप पुष्टि कर लेते हैं चीजों की जितना ही हम। तो इसलिए कुछ लोग ये पूछते हैं भाई हम ये खाली ये पढ़ रहे हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे। अरे भाई इसके अंदर कोई विभेद नहीं है। आपके अंदर अगर वास्तव में ये लिंकेज बनते हैं आप, तो आप वस्तुपरक संसार को भी धीरे धीरे उस दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकते हो। तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, पर एटलीस्ट कम से कम अपनी इंटेलिजेंस को तो ग्रो कर सकते हैं। कि हम आध्यात्मिक नहीं जी रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, सांसारिक का मतलब क्या हुआ, ये भी उसको पता नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या है, कि हम ये क्यों अध्ययन कर रहे हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे। पर अभी तक हमने इसमें जो बातें करी हैं वो तो आपके ही बीइंग में ये चीजें हैं जी। आपका एक घर है, इसमें ये मकान है, इसमें ये रूम्स हैं, उसी से तो अवगत करवा रहे हैं ये कि आपके ये भाग हैं, इन वाले भागों का इन वालों में हस्तक्षेप हो जाता है। तो ये तो हम अपने ही बीइंग को पहचान रहे हैं। और फिर इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर नीचे से क्रिया करते हो तो इसमें ये पोटेंसी है, ऊपर से क्रिया करते हो तो योगी को इस तरीके से करनी चाहिए। तो ये तो हम एक तटस्थ तरीके से मशीन किस तरीके से काम कर रही है वो समझ रहे हैं। तो ये तो किसी के लिए भी लाभदायक हो सकता है।
इसमें आध्यात्मिक, हाँ, ये जरूर है कि आप यदि वो वाली बात नहीं होगी तो वस्तुपरक संसार के ऊपर कैसे पुष्टि करेंगे? आत्मपरक अगर मेरे को अनुभव न होंगे, तो यदि हम ये कहना चाह रहे हैं नहीं हम आत्मपरक परक अनुभव नहीं लेंगे, उससे वस्तुपरक संसार छूट जाएगा, तो अलग बात है। वो तो वैसे ही है कि हम अगर संगीत सीख लेते हैं, कला सीख लेते हैं, साहित्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारा पहले का जो फ्रेमवर्क है उसमें फिर बाद में वैसा नहीं रहेगा। तो इसमें खोने के लिए तो हमारा अज्ञान है, हमारा जो लिमिटेड थोड़ा सा जो बीइंग है, उसकी सीमाएं हैं वो जरूर टूट जाएंगी। और तो इसमें कोई कोई चिंता वाली बात नहीं है या कोई डर की बात नहीं है कि इससे हमारा कुछ छिन जाएगा। इनफैक्ट इससे परिवर्धित होगा। वह मनुष्य को देख लेने भर से या उसके विषय में विचार मात्र से ही उसके सत्य को देख लेता है। मतलब वो थ्रू एंड थ्रू जान जाता है। उसको ये नहीं पता कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका पेशा क्या है, इतने सारे बवाल में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके दृष्टिपात से ही वो तुरंत ये देख सकता है, अरे ये तो इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, इसके ये मायने निकलते हैं। तो उसको वो तुरंत ही एक ऐसी चीज बताएगा, वो कह रहे इसको कैसे पता चला? उसको क्या पता कि आप कौन सी ट्रेन से उसके पास आए हो? अगर उसके काम के लिए आवश्यक है तो हो सकता है उसको पता चल जाए योगी को। नहीं तो आप किसकी सब्जी खा के आए हो, आपके परिवार में कौन कौन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योगी को। पर जैसे माँ फोटो देखते ही तुरंत कि हाँ इसका एडमिशन ले लो, इसका एडमिशन नहीं, नहीं इसको अभी एक बार नहीं, या इसको बिल्कुल नहीं। या कोई व्यक्ति उनके पास आया, एक को कहा नहीं तेरी नियति योगी बनना है, और एक को कहा नहीं नहीं आपका यहाँ पौंडीचेरी के अंदर स्थान नहीं है, आप रमण आश्रम में जा सकते हो या यहाँ जा सकते हो। आप जीवन भर भी आपकी सारी इंटेलिजेंस या आपकी सारी सीबीआई या कुछ भी लगाओ, आप कैसे पता करेंगे कि इसका एक्चुअल स्थान या मतलब इनका आधार क्या है इन बातों का? वहां तो हमारा कोई भी बाहरी तरीका है, वस्तुपरक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, खोज जांच कुछ भी करने का, वो जाता ही नहीं वहां। और एक बार जब वो ये सत्य को देख लेता है, फिर वो अगर डिटेल जुटाए कि भी चक्कर क्या है, ये तो मैंने देखा इस व्यक्ति के साथ कोई न कोई गंभीर समस्या है, तब आप पता करते हो सकता है वो आपसे ही प्रश्न पूछेगी भी आपके क्या है, वो आपसे पूछ सकता है। क्योंकि डिटेल्स हो सकता है उसको नहीं पता हो, पर उसको बिल्कुल सटीक तरीके से ये पता है कि आपकी इस समय स्थिति ये है, उसमें वो चूक नहीं कर रहा। तो मूल तो उसको समझ में आ गया। अब डिटेल वो हो सकता है आपसे ही पूछ के टैली कर ले, या अगर आप नहीं हो तो और किसी से टैली करके पूछ ले। तो ये उसको थ्रू एंड थ्रू पता चल जाता है। आगे अपने प्राप्त सत्य को नहीं, वह स्पष्ट रूप से इस पर विचार कर लेता है, और अब वह अपने विचार का मिलान मनुष्य के कार्य, संभाषण आदि से करके देखता है। अपने प्राप्त सत्य को परखने के लिए नहीं, क्योंकि वह जानता है कि किसी व्यक्ति की क्रिया, संभाषण आदि केवल आंशिक रूप से ही उस व्यक्ति को व्यक्त करते हैं और अध्ययनकर्ता को गुमराह करते हैं। हाँ, आप इसके आधार पे अपनी चीज को ये नहीं कि मैंने हम्म, निष्कर्ष इसलिए निकाला क्योंकि दीपक ऐसी बात बोलता है या ऐसी क्रियाएं हम्म, करता है, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे क्रिया से। अब वहां माँ ने किसी को क्या क्रिया दे रखी है, बर्तन मांजने की दे रखी है, किसी को कि क्या 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 दे रखी है, किसी को पैकिंग का काम दे रखा है, किसी को मान लीजिए कोई भाषण देने का काम कर दे रखा है कि आप जाओ लोगों के ये स्टडी सेशंस ऑर्गेनाइज करो। अब बाहरी तरीके से अगर आपने तो एक इनका स्तर क्रम बैठा रखा है, ये बर्तन साफ कर रहा है, बेचारे के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है, इसको यहाँ का आश्रम ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी बना रखा है, इसको तो जबरदस्त इसका मतलब इसमें है। कुछ नहीं है ऐसा। माँ ने कहा जैसे किसी को ये ड्यूटी दे रखी है वैसे किसी को ये ड्यूटी दे रखी है, इसमें क्या बड़ा छोटा है। पर यदि किसी को मूल अगर ये समझ नहीं आ रहा, और यही भाव हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर था, राजा का कह रहा है भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं,
और वो चाहता ही नहीं है कि ये बनूं, क्योंकि उसके अंदर ये था कि प्रजा अगर कोई पाप करती है आधा भागीदार राजा होता है। अब कौन चाहेगा कि जबरदस्ती बैठे हो आप, अपना ही पाप नहीं संभल रहा, प्रजा का आधा पाप आपको लेना पड़ेगा। तो कौन, बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा इस चीज को एज ए ड्यूटी। हाँ साहब, ये मैं तो ड्यूटी के रूप में कर रहा हूं। इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ राजाओं की हमको कहानी मिलती है, जो अपनी चक्की पीस रहे हैं आराम से और अपना आटा खुद बना रहे हैं। तो ऐसे भी हैं भक्त जो राजा हुए, अम्बरीश हैं और हैं, कई की ऐसी है, वो साहब अपना आटा पीस रहे हैं, भगवान आके उनको पंखा कर रहे हैं। अब हम कहें साहब लिटरली ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, कोई नहीं, हम इसके अंदर अगर जाएं कि क्रिया या संभाषण आदि, ये हम जिस तरीके से देखते हैं, हम कभी भी उससे उस व्यक्ति की बात का पता, हाँ अगर आंखें हैं तो क्रिया के माध्यम से, उसके भाव भंगिमा के, वही तो ये कह रहे हैं कि योगी तुरंत दृष्टिपात में देख लेता है, उसको विचार से ये आवश्यकता नहीं है कि उसको डिटेल देखे तब उसके ऊपर आए। फिर तो सामान्य व्यक्ति भी हाव भाव और वो देख के करता है, उससे नहीं होता। रामकृष्ण जी का देखो आप, इनफैक्ट उनकी तो क्रियाएं बड़ी इंटरेस्टिंग, किसी का हाथ उठा के देखते थे, हाथ में इतना वजन है कि नहीं 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 ये स्थूल आदमी है। अब उसको आप अगर ये सोचो कि मैं इसको एक पद्धति बना लूं और उन्होंने जो जो कहा है इस तरीके से मैं तोलना शुरू कर दूं और फिर कहूं, वो कभी नहीं होएगा। क्योंकि उसके साथ जो आंख थी और कैसे वो उसके साथ रिलेट करती थी, वो बिल्कुल अलग थी। वो उनका एक अपना स्पिरिचुअल इंट्यूशन था, देखते गए ये इसके साथ ये। अब एक जना विवेकानंद जी से पूछ रहा है मेरे को आध्यात्मिकता के अंदर आना है, उसको कह रहे ध्यान व्यान छोड़, फुटबॉल खेल। उन्होंने तुरंत ये देख लिया कि इसके लिए तामसिकता से ऊपर उठ जाए तो आध्यात्मिकता, इसके लिए तो वही आध्यात्मिकता है। और एक दूसरे को जो है बाहरी जीवन के अंदर इतना संलग्न है, उसको कह बिल्कुल छोड़ दे इसको, और एक बार बैठ के तू 2-3 दिन गहन चिंतन अध्ययन है या ध्यान है, अपने आप को कट ऑफ कर ले। माँ भी यही कहती थी। श्री अरविंद के पत्र आप देखेंगे, कुछ लोगों को तो ये कहा कि ध्यान चिंतन करो, कुछ को ये कह रहे हैं इतना ज्यादा ये मत करो, नहीं आप सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स के अंदर चले जाएंगे। श्री अरविंद के पत्रों में आप देखेंगे अलग अलग व्यक्ति को, एक को कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में चला जाएगा, फायदा नहीं है, कर्म किया कर। दूसरे को कह रहे हैं कि इतना ज्यादा ये तेरे को कर्म में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय तेरे को थोड़ा सा इसमें भी निकालना चाहिए। वो जान जाते थे कि इसके साथ ये करना है। ये कैसे पता चले, मतलब ये निर्णय कहाँ से आता है? तो इसका ये बता रहे हैं कि वो किस तरीके से करता है। भाई इससे ज्यादा तो और वो कैसे बता सकते हैं जब तक हमने ये प्रक्रिया को किसी न किसी स्तर पे, हाँ जैसे व्यापार के अंदर है, व्यापार में हम व्यक्ति की बात के ऊपर नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि ये कह रहा है मेरे घर के ऊपर हमारे पिताजी बीमार है, हमारी ये बीमार है, आप कहते रहे ऐसी कुछ बात नहीं है। आज इसको तनख्वाह मिल गई, अगर इसको मिली है ये 3 दिन 4 दिन ये आने वाला है नहीं, ये इसको इतने दिन काम कर लिया, इसके बाद में अब ये क्या कह रहा है, अब ये जाएगा 2 दिन की छुट्टी। या आप कोई मैनेजमेंट के अंदर हैं, आप कई चीजें तो आप वैसे ही सामान्यतः जान जाते हैं कि ये कह रहा एक चीज है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनफैक्ट आश्रम में आया यार वो व्यक्ति ये कह रहा है जी मेरे को खाना समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये इसमें थोड़ा ये दिक्कत हो गई, मेरे तो पेट में दर्द हो गया, पता नहीं क्या हुआ आज अचानक। तो आप उसको तो नहीं कहेंगे, मन में तुरंत आप ये समझ जाएंगे कि हाँ अब ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, अब इसके इश्यूज अराइज होने शुरू हो गए। पहले वो आता है मैं कहीं भी रह लूंगा, मेरे को तो आप कोई सुविधा न होगी, खाली मेरे को छत मिल जाए, कहीं भी एक कमरा कहीं आपके फार्म हाउस के ऊपर दे दीजिए, माँ मैं इतनी दूर से आके यहाँ डाइनिंग हॉल में खाना भी खा लूंगा। माँ कहती कोई नहीं, पर माँ के लिए जो बेस्ट उपलब्ध उस समय सुविधा होती है, माँ उसको वो प्रोवाइड कर देती है। उसने जो ऑस्टेरिटी मांगी थी, माँ उसको कंसिडर न करके माँ कहती है चलो आप ये यहाँ रह जाओ, मेरे पास ये सुविधा है। अब उसके अंदर देखने के बाद उसको डिपेंड करता है कौन कितने दिन निकालता है। अब धीरे 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 उसकी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। पहले वो कहेगा नहीं, इतनी तो डिसेंसी होती है, तो शुरू के अंदर वो फिर बाद में कहेगा माँ मैंने तो ये देखा, मेरे को ये इससे ये वाला भोजन जो है इसमें मैं ये देख रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी ये वाली दिक्कत हो रही है, मेरे को ये जो पौंडीचेरी का एटमॉस्फेयर है इससे ये
डैम्पनेस है, मेरे को ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, मैं ड्राई एटमॉस्फेयर जो है उससे मेरे को ठीक रहता है, या मैं तो इस कंट्री से आया हूँ, यहाँ तो टेम्परेचर साउथ के अंदर तो हमेशा ही इतना भयंकर टेम्परेचर रहता हो, या यहाँ इस तरीके के तूफान चक्रवात, मैं तो रात को सो नहीं पाता, या ये जो भी हजार तरीके की चीजें हैं। तो अल्टीमेटली वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई चीज डिससेटिस्फाइड है। तो वो उसके भाषण, संभाषण, क्रिया उसके ऊपर नहीं है, वो व्यक्ति तुरंत जानता है इसके पीछे ये है। हाँ, उसका वो रेस्पेक्ट कर सकता है। जैसे माँ कह रही है कि कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे घर पे ये समस्या है, मैं जाया हूँ, तो माँ ये कह रही है कि उसका सही उत्तर तो होना चाहिए था, नहीं, स्टे पुट, यहीं रहो। पर मैं इसलिए उसको ये नहीं कहती क्योंकि उसके फ्रेमवर्क में इतनी नेसेसरी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मेरी बात को स्वीकार कर सके, और यदि वो उसको ओवर रूल करके जाएगा तो उसके लिए और ज्यादा इसके गंभीर परिणाम होंगे, संकटकारी परिणाम होंगे, उसके लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। इसलिए उसके कि मैं अगर उसको कहती हूँ कि नहीं, उसके बस में है नहीं इस चीज को, तो फिर बाद में मैं कहती हूँ कि ठीक है, कि इसमें जो भी माँ उसके, और ये तो पत्र के जवाब हैं ही माँ के, तो ये सारी क्रियाएं हैं, और किस तरीके से वो इसमें अपना रेस्पॉन्स देते हैं चीजों के प्रति। हो सकता है वो ये डीपर चीज सोच के दें, हो सकता है तुरंत उनके अंदर से, माँ को पता ही नहीं है, माँ ने कहा कि ले जाओ ये टूथपिक जो है दीपक को दिया हो, दीपक ने कहीं मांगा होगा और उसने कहा कि मैं तो बताऊंगा नहीं। प्रोस्पेरिटी के मेन्यू के अंदर टूथपिक नहीं है, पर मैं ये देखता हूँ कि वो जगत जननी है, वो तो सब जानती है, मेरे अंदर बाहर की सब जानती है, मैं कहूंगा नहीं। माँ ने कहा उसको ये दिया हो, वो गदगद हो जाता है, वो कहता है माँ आपको कैसे पता चला? माँ कहती है मेरे को तो ये भी पता नहीं कि मैंने तेरे को कुछ भिजवाया है। ये क्रिया भी हो सकती है कि उनका, सोचो मेरे लिए उस समय आश्रम में 800, 900, 1000 जितने भी जने रहे होंगे, उनको अगर प्रोस्पेरिटी आप बांट रहे हो, अगर मेंटल स्तर के ऊपर आप ये याद रखना शुरू करें, हाँ ठीक है आपकी काबिलियत हो सकती है, पर उसकी ब्यूटी नहीं है, उसके अंदर जो एक ग्रेस फ्लो हो रही है, वो तो कंपनियां पता नहीं कितने कितने हजार लोगों को भी अपना भत्ता दे ही रही हैं, सारे काम ही कर रही हैं, और उसमें वो ग्रेस और वो बात और वो आधार जो माँ वहां कर रही थी वो थोड़ी है, कैसे फ्लो कर रही थी वो। तो ये मैं खाली बताना चाह रहा हूं कि हमारी क्रिया है, संभाषण है, कई बार हम खुद देखते हैं जिससे प्रेम करते हैं, उसकी कोई बात हमको अच्छी नहीं लग रही, खारे से खारे शब्दों के अंदर देखो हम कितनी बात उसको कहते हैं, बाद में हम ये भी कहते हैं यार मेरा इतना प्रेमी आदमी इससे इतने खराब शब्द हमने कहे, तो हम आहत भी करना चाह रहे हैं उसको, जिसको हम प्रेम कह रहे हैं उसमें हम ये कह रहे हैं नहीं नहीं, क्योंकि हम पजेस करना चाह रहे हैं, तो हमारी क्रिया है, संभाषण है, हमारा जो भाव है उसके बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है कि ये क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ जिस चीज की बात करी जा रही है वो ये कह रहे हैं कि वो इन आधारों के ऊपर नहीं करता, वो मिलान करके देख सकता है, पर उसकी पुष्टि है, उसने महसूस कर लिया कि इस व्यक्ति के साथ जब मैं इस टाइम स्पेंड करता हूँ कि कोई ना कोई चक्कर है, इसके साथ तो मैं एनर्जी गेन करता हूँ, इसके साथ जो है मेरी एनर्जी बिल्कुल चली जाती है। फिर वो धीरे धीरे उसके कार्य, वो बोल क्या रहा है उस पर नहीं, फिर वो बारीकी से ये देखता है कि हाँ ये चीज डिसीटफुल है इसके अंदर, ये तो सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है कि ये बातें तो कर रहा है समर्पण की, पर ये सारी चीजें चाहे वो किसी भी स्तर पे हो बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हों, चाहे आपके प्राणिक संपर्क हों, चाहे आपके मानसिक जो भी विचार हों, सोच हो, नहीं मेरी ये वाली हो। हाँ, ये सारी चीजें पता करने के लिए आप में खुद में उतनी सेंसिटिविटी होने की आवश्यकता है, नहीं तो मैं कैसे पता करूं। पर ये सारी चीज सामान्य स्तर के ऊपर भी हम कर सकते हैं, पर उसका ये वाली बात नहीं है। वो माँ किस तरीके से क्रिया करती तो वो बिल्कुल अलग है, और उनको पुष्टि की भी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, जहां तक जैसे चिकित्सा की बात है, तो श्री अरविंद उससे पता कर लेते थे, उनके अलग अलग तरीके थे, एक जनरल तरीके से उन्होंने कृपा भेजी, आदमी स्वस्थ हो गया, फिर वो उससे पूछते थे, उससे डिटेल पूछो,
कई बार वो ये पूछते थे इसका ये चेकअप करवाओ कि इसके आपके कितनी ये है, तो वो पूछते थे भी आपको क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर, आप तो हमारे ऊपर कृपा भेज दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कई केसेस के अंदर तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, तो वो स्वस्थ हो जाता है। कई केसेस है उसके अंदर मैं पूछता हूँ कि इससे कितना हुआ, कई केसेस में रेजिस्टेंसेस हैं, तो वो पुष्टि करते थे अपनी बात की, उससे पूछते थे बार बार। ये सारी प्रक्रियाएं हैं और बहुत बहुत इन्वॉल्व प्रक्रियाएं हैं। भाई ये एक इन्होंने एक आधार दे दिया जिसके ऊपर हम ये सारी बातें कर सकते हैं, और इन बातों के ये भी कोई एग्जॉस्टिव थोड़ी है, ये तो अब एक बीज है एक तरीके से। अब कितना आप अपने तरीके से प्रस्फुटित करते हो अपने अंदर, ये तो हर व्यक्ति के लिए है कि माँ की जब वो पढ़ता है उसको इसके साथ मिला के देख सकता है आगे। अपने प्राप्त सत्य को परखने के लिए नहीं, क्योंकि वह जानता है कि किसी व्यक्ति की क्रिया, संभाषण आदि केवल आंशिक रूप से ही उस व्यक्ति को व्यक्त करते हैं और अध्ययनकर्ता को गुमराह करते हैं, अपितु यह देखने के लिए कि वह कारण से जो सत्य जानता है उसे स्थूल में किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए पहले हम्म, शास्त्रार्थ कभी भी अगर आप कोई भी शास्त्रार्थ भारत का उठा के देखो, वो मेंटल कोई नहीं था कि आप कुश्ती लड़ रहे हो। उसमें हमेशा ही प्रश्न जो है, श्री अरविंद ने बताया है इसका कि सभा के अंदर याज्ञवल्क्य हैं, वो हैं, वो कैसे किस तरीके से। उसमें प्रश्न ये नहीं है कि आप क्या जानते हो, आप क्या हो, आपने जीवन में क्या अनुभूत किया है, आपकी नोइंग्स है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आप क्या हो वहां से शुरू, आपने अनुभूत क्या किया है, जीवन में आप क्या हो गए हो। और इसके अंदर कभी भी आप ये देखेंगे कि जिसकी विजय होती है, सामने वाला प्रतिद्वंदी कितना प्रेम से सहर्ष रूप से उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है। ये देखिए आप, अगर ईगो होता और माइंड से ही वो उसको कर रहे होते, हाँ ये तो बाद के समय के अंदर उसमें भी कोई कोई उदाहरण मिलता है, बाकी तो ये था कि यदि आप प्रूफ कर देते हैं, और आपका ज्ञान कोई बाहरी ज्ञान थोड़ी, कि आपके आधार भी वही है, कोई वेद वेदांत की बात कर रहे हो, वो भी दूसरा वेद वेदांत की बात कर रहा है, तो आधार तो आपके वही है, उसी आधार के ऊपर थोड़ी मैं लड़ाई कर रहा हूं। मैं तो विवेचन इसका कर रहा हूं कि आप क्या हैं, मैं वास्तव में कितनी गहराई पे बरत रहा हूं। इसलिए वो गुमराह इन बातों से नहीं होते थे। जितने भी शास्त्रार्थ आपको, इवन चैतन्य महाप्रभु के समय के अंदर देखिए आप, रामानुज के समय के अंदर देखिए, या कितने कितने समय के जो हमारे को मिलते हैं शास्त्रार्थ का विवरण, कैसे कैसे प्रश्न है उसके अंदर, कैसे शुरू करते हैं और कैसे उसका समापन होता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, इसमें कोई गुमराह करना, क्रिया, संभाषण ऐसा कुछ नहीं है, ये डीपर चीज से शुरू होता था। तो वह मनुष्य के बाहरी जीवन पर केवल उसी हद तक भरोसा करता है जिस हद तक उसने योग के द्वारा जो गहनतर सत्य प्राप्त किया है, उससे उससे मेल वह कर। मेल खाता है। हाँ। आप यह अति विशाल अंतर देख रहे हैं। एकमात्र कठिनाई यह है कि आप उच्चतर शक्तियों या क्षमताओं को उनके अधीनस्थ रखते हुए या लगभग वर्जित करते हुए इंद्रियों और तर्क बुद्धि का प्रयोग करने के अभ्यस्त रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको उच्चतर शक्तियों को सक्रिय करने में कठिनाई अनुभव होती है। कठिनाई बहुत यही है। तो मैंने बताया है कि भी इसके अंदर हम खोएंगे तो अपनी मूर्खता खोएंगे, अगर हम ये सचेतन होते हैं इन भागों के विषय में। इससे किसी को ये डर लगता है कि भाई मैं तो आध्यात्मिक हो गया, मेरा सामान्य क्रम बिगड़ गया। बिगड़ नहीं गया, आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर चेतना के अंदर आप में विकास होता है, जब आप और इलाका देखते हैं और एरिया आप देखते हैं, आपके और संपत्ति उससे एडजेसेंट आपके बढ़ गई, तो आप रीस्ट्रक्चर तो करेंगे ना अपने सारी चीज को। व्यापार आपका बढ़ गया तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको तो रीस्ट्रक्चर करेंगे ही। तो आपकी समझ में चेतना के अंदर उनके अंदर विकास होगा, और आप ये कहेंगे अरे ये पहले वाली तो अपने ऐसे करते थे देखो, वो नहीं हो सकती।
पर ये आकलन तो खाली अगर आप में चेतना है तो उसके आधार पे कर सकते हो, बाहरी दृष्टिकोण से तो नहीं कर सकते। बाहरी दृष्टिकोण से तो कुछ लोग देखो कितना अच्छा था पहले, 4 जने हम पहले बैठते भी थे, आपस के अंदर बातचीत भी करते थे, हमको समय भी मिलता था परिवार के अंदर। इवन सांसारिक जीवन में आप परिवार में ये देख सकते हो कि कितना का आप समय वास्तव में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं उनके साथ। जैसे-जैसे आप कह रहे हैं उस शिक्षा में बच्चे चले गए, न बच्चे आपके पास बैठे, न आप आपस के अंदर बैठ सकते आराम से। वो तो आपके लिए है ठीक। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, अभी इसमें तो ये तो होता ही है, बच्चे तो समय के ऊपर अपना काम करने जाएँगे ही। विदेश चले जाएँगे, जीवन भर आपसे नहीं मिलेंगे, वो गवारा है आपके। पर वो आध्यात्मिकता के अंदर चला गया, इससे तो वो मर जाता, वो बेटर रहता। ठीक है, आगे। 1 मिनट पंकज, 1 सेकंड में आया मैं, या तो तू पढ़ना प्लीज। यदि आप भाव आत्मज्ञान के साथ शुरुआत से ही शुरू कर सकें, तो ये कितना आसान होगा। मतलब शुरुआत आप यहीं से करें, भाव से। ये मूलभूत चीज़ कि मैं माँ आपका हूँ और ये सारी चीज़ मैं कर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। वही भाव हम ये बार-बार बात करके आए हैं, आपके विचार, आपका कर्म, आपका चिंतन, इसी का गठन करता हो आपके अंदर जो भीतरी एस्पिरेशन, आपका जीवन उसी को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो ये कितना आसान होगा। अभी भी वह होगा, परंतु सबसे पहले आपको निम्नतर बुद्धि से, मनस में, इंद्रियों से छुटकारा पाना होगा। ये क्रिया की हमने बात करी थी। अगर हम इंद्रियों के आधार के ऊपर चीज़ों का निर्णय करेंगे, तो वो तो लोअर क्रिया ऊपर वाली में हस्तक्षेप करना हो गया। सही तो ये है कि हमारा जो भाव है, वो इंद्रियों को ये कहे कि इस तरीके से देखो। श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में ये था, तो उस तरीके से इस संस्कृति को देखो। माँ कह रही है कि जीवन जीने का तरीका ये है, उस तरीके से लोगों से व्यवहार करना, अपने जीवन को उस तरीके से ढालना। और इंद्रियों को ये कहो भई इस तरीके से देख। जो बच्चे को हम टेस्ट जो हैं, जीभ के उसके स्वाद हैं वो डेवलप करते नहीं, नहीं आपको इसमें सुरुचि होनी चाहिए। सारे तरीके की इसमें आपको प्रोटीन भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। बच्चा कहता नहीं, नहीं मैं तो खाली आइसक्रीम ही खाऊँगा, तो आप कह रहे हैं नहीं, नहीं ये ठीक नहीं है। या उसको जीवन में जितने भी रस हैं उनसे आप ओपन करते हैं, तो वैसे ही इंद्रियों को आप कहते हैं नहीं, नहीं तेरी इसके अंदर अभी शिक्षा हुई नहीं, इस तरीके से देख। माइंड को, वाइटल को, सारों को आप कहते हैं कि जो माँ कह रही है उस तरीके से देखो, उस तरीके से महसूस करो। तो जब ऊपर वाली क्रिया को नीचे वाली के ऊपर लागू करते हैं तो सही क्रिया है। नीचे वाली के आधार के ऊपर अगर ऊपर वाली में करते हैं तो ये तो हस्तक्षेप हो गया। और उच्चतर शक्तियों, क्षमताओं की क्रिया को जागृत करना होगा। वे आपके लिए देखेंगी, आपके लिए सुनेंगी और साथ ही आपके लिए सोचेंगी। संगीत की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। कान तो मेरे हैं, पर खाली छेद होने से या इंद्रिय होने से क्या कर लेंगे। कानों के छेद भगवान ने दे दिए। और आंखें आपके हैं, अगर कलाकार नहीं हो आप में वो टेस्ट डेवलप नहीं है, क्या देखेंगे आप। कान होने के बाद भी क्या, कितना संगीत सुन सकते हैं आप। और संगीत भी सुन रहे हैं पर डीपर आपके सेंस नहीं है। आप भजन भी सुन रहे हैं पर उसके अंदर कितने लोग हैं रोज यही काम करते हैं, पर डीपर उसका जो मर्म है वो उसके एक दिन समझ नहीं आता कि ये मैं कर क्या रहा हूँ जीवन का। बाकी भजन तो सारे के सारे यही हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि ये जो 2 दिन का जग है, ये है वो है, जितनी भी बातें हैं, जितने भी भजन हैं वो, कि भगवान हम आपके हैं या ये जगत निस्सार है, एकमात्र वर्ण करने योग्य आत्मा है। पर भजनों के कारण कोई चलता देखा हो ना। हाँ, कोई डीपर उसके कान और है जो कोई किसी भी माध्यम से, वो भजन हो चाहे कोई भी चीज हो, वो घटना है उसको भी सुन लेता है, उसको भी सेंस कर लेता है। ये उच्चतर शक्तियां और क्षमताएं हैं। जब ये धीरे धीरे आप में कल्टीवेट होती हैं, ये जगत ऐसा नहीं रहता। और ये थोड़ी कि एक बार मेरे को ये वाणी सुनाई दे दी, मैंने इस मार्ग के ऊपर मैं आ गया, तो ये तो अभी शुरू हुआ है भाई, अल्टीमेट तक थोड़ी पहुंच गया मैं।
अब इसमें रोज कितने नए कपाट खुलने हैं, कितनी और शक्तियां और क्षमताएं आपके अंदर एक्चुअल में काम करेंगी, अभी तो आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान जीवन में जिस तरीके का हमारा ढर्रा है, आप कहें मेरे पास जो है इतनी बड़ी गाड़ी है, जाता मैं हूं कहीं, हूं नहीं कहीं, मैं तो हॉस्पिटल के अंदर बेड रिडन हूं 5 साल से। अब मेरे क्या काम की, क्या उपयोग की वो? तो अभी वर्तमान जो हमारा ढांचा है उसके अंदर इनकी आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए लेटेंट पड़ी है बस। इसमें जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, आप में अगर कला की शक्ति आ गई और आप उसके अंदर अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, और डीपर जा रहे हैं, या आपके पास, आप कोई शिल्पकार हैं, पूरी केव को आपको तराशना है, सोचो आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या चीज की मांग करेगा वो? कितनी कितनी मूर्तियां हैं, जो नटराज की मूर्ति है कितने हजार वर्ष से, जितने भी समय से हमारे पास आ रही है। पेंटिंग्स तो लगभग लुप्त हो गई, क्योंकि रंग कितने एक दिन रह सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर से और से सारों से खत्म हो गए वो। पर ये जो कलाकृतियां हैं, ये तो हमारे पास आ ही रही हैं। कैसी क्षमताएं, कैसी शक्ति, फिजिकल पावर भी कितना चाहिए उसको बनाने के लिए, ये सोचो आप। तो यदि आप अपने बाहरी शक्तियों और क्षमताओं की बात करो, तो भी हम तो बहुत छोटे स्तर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने संस्कारों को ठीक करें, बौद्धिक रूप से उसे समझें, जो कुछ मैंने आपको बताया है और आगे भी बताऊंगा। तब संकल्प के प्रयोग से तर्क, बुद्धि, कल्पना, संकल्प का अर्थ हमने शुरू में कि आप संकल्प से शुरू करो। संकल्प क्या? अगर हम बाहरी रेजोल्यूशन की भी बात करें कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूं, उसको फिर बाद में आप प्रभावी करते हैं, पर हमारे लिए संकल्प हमारी अभीप्सा है माँ के प्रति, और उसको ही हम रिजोल्व करके संकल्प बना दें कि इसके आधार पे मैं ये करूंगा। अब आपके दूसरे जो भाग हैं, प्रयोग से तर्क, बुद्धि, कल्पना, स्मरण शक्ति, विचार, संवेदनों को पर्याप्त रूप से शांत रखें, ताकि उच्चतर बुद्धि स्वयं को इन निम्नतर गुणों से भिन्न और पृथक जान सके। जैसे जैसे उच्चतर स्वयं को अलग करता है और अधिकाधिक सक्रिय होता है, निम्नतर जो पहले से ही हतोत्साहित होता है, कम और कम सक्रिय होता जाएगा और अंत में आपको और अधिक परेशान नहीं करेगा। हमारी चर्चा का तुरंत ये लाभ पहले है। आपका जो एसोसिएशन है, आपकी भीतर और बाहर का इतना गड़बड़ चल रहा है, ये करने से आप में तुरंत दो भाग, तो पहले आपका जो बाहरी बीइंग है उसको आप बिल्कुल अलग रख के देख सकेंगे। आपके इस सत्ता को जैसे कपड़ा उतार के आप सामने ही रख के कि अच्छा हाँ ये है, तो उसी तरीके से आपके बीइंग के साथ जो आपकी ये जो अभी संलग्नता है, और वो इतना ज्यादा एक्टिव है, जब हम ये पढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसके ऊपर लगाम लगती है। जो पहले से ही हतोत्साहित होता है, जो सीरियसली इसके ऊपर काम करते हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपरी चीज काम करेगी, वो हतोत्साहित नहीं, वो और कम सक्रिय होता जाएगा और अंत में आपको और अधिक परेशान नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले संकल्प, फिर संकल्प के द्वारा, शक्ति के द्वारा ज्ञानम। मतलब सबसे पहले संकल्प, संकल्प के द्वारा शक्ति, और शक्ति के द्वारा ज्ञानम। ज्ञान का ये तरीका है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो मेरे अंदर जो सिंसियरिटी है उसको नियोजित कर दो। संकल्प का और क्या अर्थ है? मेरी जो अभीप्सा है, मेरे को जितना ग्राउंड दिख गया, संकल्प के द्वारा शक्ति उसको जैसे ही प्रयुक्त करेंगे, शक्ति उसमें से आनी भी शुरू हो जाएगी। और अवेयरनेस के साथ चित्त और शक्ति दोनों मिले हुए हैं। अगर आपको ये नजर आ गया एक भाग के अंदर कि ये चीज गलत है, मेरी जो ये क्रिया है या मेरी ये आदत है ये गलत है, आप अगर उसके ऊपर कुछ न करें तो भी अगर साक्षित्व करते हैं कि ये, अगर चुपचाप आप अपना आधी घंटे साक्षित्व करें सारी चीजों का, सुबह से लेके मैंने शाम तक ये किया, जब आप एक एक चीज को स्क्रूटिनी करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो असहज महसूस करेंगी। वो चीज आप बार बार करने में, किसी की तंबाकू खाने की आदत है या कोई दूसरी चीज की आदत है, आप बस देख भर लेंगे। जैसे आप देखते हैं कि कोई आप क्रिया करते हैं, कोई सामने बैठ के आपको देख रहा है,
धीरे धीरे आप फिर बाद में समहाउ कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें, आप में परिवर्तन आएगा। आप में सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं अरे वो मेरे को देख रहा है मेरी सारी चीज़ को। तो आपके बीइंग के खुद की क्रियाओं के ऊपर जब आप स्क्रूटनाइज़ करेंगे उनको, साक्षित्व करेंगे, इसलिए गीता सबसे पहले कहती है पुरुष भाव अपनाता है किसका? साक्षी का। पहला भाव, हमारे लिए इसकी आवश्यकता है। जो संलग्नता है हमारे सामान्य जीवन की, उससे अलग होने के लिए पहले तो साक्षित्व करें उसका। और उसके लिए माँ हमको चेतना प्रदान कर रही है। नहीं तो साक्षित्व करेंगे किससे? दूर बैठने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा तो कौन तो किसको देखेगा? मैं तो जुड़ा हुआ हूं उसके साथ। तो पहले संकल्प, संकल्प के द्वारा शक्ति, शक्ति से फिर बाद में आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा। हालांकि संकल्प भी आप करते हैं, उसके अंतर्निहित तो ज्ञान का बीज है ही है, नहीं तो संकल्प करेंगे कैसे? किस चीज का संकल्प करोगे? पहले काली फिर सूर्य। तो काली यहां से आके ये छिन्न भिन्न करेगी। तो वो पूछ रहे थे कि ये देवताओं का आह्वान किया, फिर हे काली आ जाओ। तो काली आके छिन्न भिन्न कर देगी आपका जो जचा हुआ है ना। साधना में भी आप एक स्तर के ऊपर गए पर आप वहीं बैठ गए साहब, महंत बन गए। आपके अंदर ये संकल्प है, ये आके ये कहेगा अरे इसके लिए थोड़ी हूं मैं। तो काली की क्रिया आती है, उसको सारे को छिन्न भिन्न कर देती है। हो सकता है बाहरी रूप से वो वैसा ही है, आपको यही नहीं पता। अगर कोई श्री अरविंद को देखे, वो क्या क्या बाहरी रूप से पता करेगा कि वो किन स्तरों के ऊपर कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर हाँ, कोई अगर देख पाता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा ये ऐसे हैं जैसे कोई स्वर्ग से सीधे आके ऐसे व्यक्ति बैठे हों। और एक दूसरा व्यक्ति, पता नहीं किसका नाम उन्होंने लिया, उसके बारे में कहा जाता है कि इतना तकलीफ में था वो व्यक्ति, जैसे कोई नरक की यातनाएं दी जा रही हों, उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। ऐसी तकलीफ में है। और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं, अब मैं कैसे उनका वर्णन करूं, जो एज इफ सीधे स्वर्ग से कोई विभूति आके यहाँ हमारे साक्षात सामने बैठी हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि हे अरविंद, रविन्द्रनाथ आपको प्रणाम करता है। उन्होंने कविता लिखी फिर उसके ऊपर, बंगाली के अंदर। विभिन्न शक्तियों की व्याख्या मैं तब करूंगा जब मैं शेष बची प्रणाली या तंत्र के विषय में विवेचन कर चुका होऊंगा। विभिन्न शक्तियां क्या हैं उनकी व्याख्या तब करूंगा जब पूरी प्रणाली हमारे तंत्र की, मतलब आधार, कैसे हमारा बीइंग काम करता है उसी की बात कर रहा है। कि आप में चित्त है, इसमें आप में इस बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, मनस कैसे काम करता है, वो इसमें बातें आएंगी। अभी तक इसके अंदर कोई बात है क्या? नहीं तो हम फिर एक्चुअल जो डिटेल है इनकी उसके अंदर चलते हैं। इसमें किसी की कोई बात? रविकांत जी, शब्यात जी। टेक्निकली तो ठीक है सारी चीज। हाँ, तो अब नहीं, अब टेक्निकली प्रवेश कर रहे हैं ये। अब ये प्रवेश कर रहे हैं भागों के अंदर। जो ये कह रहे हैं ना, पहले मैं तंत्र को बताऊंगा। तंत्र मतलब आपका जो आधार है, सिस्टम। तंत्र मतलब वो तंत्र नहीं, सिस्टम। शेष बची प्रणाली आपको बताएंगे कि इंद्रियां किस तरीके से रिसीव करती हैं, माइंड में कैसे जाता है। ठीक है, आगे चलो। यदि मनुष्य तर्क, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति में लिप्त होने से संतुष्ट रहते तो बुद्धि का शुद्धिकरण और उच्चतर क्षमताओं का विकास का एक आसान मामला होता। हाँ, परंतु विचार का एक और माध्यम है जिसमें वे आदतन लिप्त रहते हैं, और वह है मनस। ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम कॉन्शियस ही नहीं है इन बात विषयों में। कि खाली आपके रीजन है, आप लॉजिक से काम में ले रहे हो, या मेमोरी काम में ले रहे हो, या इमेजिनेशन काम में ले रहे हो। पहले तो ये ही हमारे अंदर पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है। स्मरण शक्ति की बात करें, हमारे में कितनी विकसित है। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु के समय के भी न्याय शास्त्र के जब उनके पास उपलब्ध नहीं थे, तो वो एक उनमें यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भी उनके विश्वविद्यालय थे उसमें जाते थे विद्यार्थी, जिन जिन शास्त्रों के वो थे वहां जाते थे, वहां पूरा का पूरा स्मरण करते थे उसको, आके वापस, क्योंकि लिखने के लिए कोई साधन नहीं था।
प्रिंटिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी, और इसके ऊपर एकाधिकार भी था उन लोगों का कि नहीं, ये वाला, इस जो हमारा विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय है, इससे बाहर ये चीज नहीं जानी चाहिए, ये भी एकाधिकार था। अभी स्मरण शक्ति की बात करो तो बड़ी छोटी हो गई हमारी स्मरण शक्ति। कल्पना शक्ति की बात करो, हमारी कल्पनाएं देख लो, आप कल्पना की कोशिश करो, कहां जाती है कल्पना? कुछ नहीं। और उसके आधार पे अगर हम रीजन करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो उसका बेस ही नहीं है पूरा सा, तो करूंगा क्या मैं? मेरे पास स्वर ही पूरे नहीं है, तो उससे बनाने वाला जो संगीत आएगा, मैं कितना क्या बना लूंगा? पहले तो मैं संगीतकार अच्छा नहीं, अच्छा संगीतकार तो 3 स्वरों से भी कुछ बना लेगा, सो बना लेगा। पर मेरे को अगर पूरा भरा पूरा साज भी दे दिया जाए, मैं अगर कंपिटेंट नहीं हूं, क्या बना लूंगा उसका? तो यदि इसी में संतुष्ट रहते तो बुद्धि का शुद्धिकरण और उच्चतर क्षमताओं का विकास एक आसान मामला होता। परंतु विचार का एक और माध्यम है जिसमें वे आदतन लिप्त रहते हैं, और वह है मनस। अब ये इसके बारे में धीरे धीरे बता रहे हैं इनकी क्रिया। मनस मनस एक ग्राही अंग है। रिसेप्टर यह है। हाँ, यह आंख, कान आदि पर व्यक्त हुई छवियों को ग्रहण करता है और उन्हें उस रूप में बदल देता है जिसे यूरोपीय लोग इंद्रिय बोध, परसेप्ट कहते हैं, ये अर्थात बोध ये की गई मतलब चीजें। ये समझने की बातें हैं, देखिए। हम्म, ये आप खुद करके देखिए, ये इसमें कोई बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन की कोई बात नहीं, इससे कोई ये डरने की आवश्यकता नहीं कि ये आध्यात्मिक प्रिपोजिशन बता रहे हैं, कोई आध्यात्मिक नहीं है। ये तो सिस्टम बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि परसेप्ट है। परसेप्ट मतलब आपकी इंद्रियों के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ता है, वो इंद्रियां आपके मनस, माइंड के अंदर जाके किस तरीके का इंप्रेशन बनाती हैं, अर्थात बोध की गई चीजें। इसके इसके अलावा अलावा इसके अलावा यह विज्ञान से चित्त में भेजे गए विचारों, छवियों आदि को ग्रहण करता है और उन्हें बाद वाले अंग चित्त में भेज देता है। मतलब विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे। हम्म, इसीलिए अपन ने इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको दिया है। ये विज्ञान से क्या आएगा, उसको क्या भेज देंगे चित्त के अंदर। मतलब हम्म, ये इसमें आपके इंद्रियां आपकी बिल्कुल बंद हैं, सपोज हम्म, आपके न टच हो रहा कोई चीज, न आप स्वाद ले रहे, आपको बिल्कुल टाइट कंपार्टमेंट, ग्लास कंपार्टमेंट के अंदर बिठा दिया, न कोई हवा आपके पास आ रही। जितनी भी इंद्रियां हैं, ये कोई सी भी, भाई आप बैठे हो तो हो सकता है टच भले ही आपको, आप नीचे बैठे हो वो महसूस हो रहा हो, उसके अलावा न आपके पास सुनने को कुछ है, न देखने को कुछ है, आपने आंखें बंद कर रखी है। तो भी इससे तो कोई भी चीज बंद नहीं हो जाती। आप में चुपचाप में ऐसे भय आ रहे हैं, ऐसी ग्रीड्स उठ रही है, ऐसी लालसाएं उठ रही हैं, आपके अंदर कामनाएं उठ रही हैं, भय हैं, कितने रेशियल इंप्रेशंस हैं। हाँ, आपके अंदर अच्छी चीज भी आ सकती है, अगर आपका इस तरीके का है, आपके अंदर अंतर प्रेरणाएं भी आ सकती हैं, जबकि आपकी इंद्रियां बिल्कुल अभी इस समय सबड्यूड हैं, तो भी ये चीज हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान से चित्त में भेजे गए विचारों, छवियों को भी ग्रहण करता है और उन्हें बाद वाले अंगन मतलब चित्त में भेज देता है। और इसी तरीके से लगभग सारी जातियां इस हमारी इस तरीके से काम कर रही हैं। और सोच समझ के कौन कर रहा है? ये तरीका है, वहां से चीज आती है और वो आपको बोलने के लिए, करने के लिए आप में कामनाएं पैदा कर देंगी, और अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये है कि फिर बाद में उसको जो प्रगति करवानी है जाति की, वैसी वो करवा लेती है। नहीं तो इसका क्या अर्थ हुआ कि पत्ता पत्ता जो है भगवान के तरीके से ही चलता है, या एक एक पत्ते के ऊपर उसी के तरीके से काम हो रहा है? नहीं तो हो ही नहीं सकता था अगर अदरवाइज था। तो ये इस तरीके की क्रिया है, वो आके यहाँ आ जाती है। भेजने की इस प्रक्रिया में ये चीजें वे बन जाती है जिन्हें अवधारणा, कॉन्सेप्ट, हम्म, परसेप्ट तो आ गया आपके पास, इंप्रेशन आ गया आंख के ऊपर, पर बच्चे को ये समझाया कि नहीं, ये वाली चीज ऐसे है, ये किताब है, हम्म, तुरंत आपको एक इंप्रेशन आया, ये क्या है भाई? तो आपको ये बताया ये फल है, फल के साथ एक कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया कि ये खाने की चीज है, इसका गुणधर्म ये है, ये चम्मच है, पर चम्मच स्वयं खाने की नहीं, चम्मच के माध्यम से आप कोई भोजन को लेंगे। तो आंखों ने तो आपको ये चीज बताई, पर आंख ये थोड़ी कह रही है इसके साथ ये वाला व्यवहार करो, आंखें तो कह नहीं रही है।
कैमरे ने तो फोटो ली है, उसका निष्कर्ष क्या निकालना है, कैमरा थोड़ी निष्कर्ष निकाल रहा है, वो एक दूसरा अंग है। इसके ऊपर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। अर्थात वे चीजें अर्थात वे चीजें जिनकी कल्पना की जाती है या जिनके विषय में सोचा जाता है। हाँ उदाहरण के लिए जब मन एक पुस्तक की छवि देखता है और कहता है एक पुस्तक, तो उसके पास उस नाम का इंद्रिय बोध परसेप्शन होता है, जिसकी वह अवधारणा कंसेप्शन करता है। हाँ यह इंद्रियाशित विचार है। जब वह कहता है कि एक पुस्तक में भाषा होती है, तो यह एक अधिक दूर की अवधारणा बौद्धिक विचार है। इनमें एक इनमें से एक इंद्रिय बोधित चीजों को बस शब्दों में डालता है, दूसरा विचारों को शब्दों में ढालता है। एक तो इंद्रियाश्रित आपकी इंद्रियां जो हैं, उसने शब्द में ढाल दिया, इसको भी किताब है। हम्म, पर अब वही किताब दूसरे ने विचारों के अंदर इसको विचारों को शब्दों में ढाल दिया कि भाई ये किताब के अंदर भाषा होती है, या उसके ऊपर की ये सावित्री है। हम्म, कौन सी चीज है जिसने, इंद्रियां तो कह रही है भी ठीक है इसके अंदर काला अक्षर है बस, और क्या है इसमें, इंद्रियों के माध्यम से क्या है, और उसके अंदर इंद्रिय बोध और अवधारणा साथ मिलकर वह बनाते हैं जिसे समझ कहा जाता है। नहीं तो हम्म, इंद्रियां आपकी बहुत काम कर रही हैं पर समझ आपके है ही नहीं, क्या कर लोगे उसका। हम्म, इसलिए हम कह रहे हैं बाज की आंखें बड़ी तेज हैं, पर क्या देखेंगी वो, क्या वर्णन कर देंगी वो इस जगत का। तो आपको अगर बता भी दें ये किताब है, ये है, आवश्यकता ही नहीं है। आपकी आंखें बड़ी कमजोर भी हैं, तो भी आप चीजों के मर्म को, अरे ये इसका मतलब ये है, जीवन का मर्म ये है। हालांकि ये तो अभी खैर वहां तक आए नहीं, ये तो ट्रेस कर रहे हैं और बातें। इंद्रिय बोध और अवधारणा साथ मिलकर वह बनाते हैं जिसे समझ कहा जाता है। यूरोपीय विचार के अनुसार तर्क बुद्धि इंद्रिय बोधों और अवधारणाओं को बस व्यवस्थित करती है, और इस व्यवस्थापन से नई या अधिक जटिल अवधारणाएं तैयार करती है। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि अवधारणाएं और कुछ नहीं, केवल इंद्रिय बोधों को एक साथ रखना और उन्हें उसमें परिवर्तित कर देना है, जिसे विचार कहा जाता है। इसका ये विवेचन भी करेंगे। और ये परसेप्ट और कॉन्सेप्ट, मतलब ये कोई नया इजाद नहीं किया इन्होंने कि श्री अरविंद ने ये चीज कोइन करी है ना, ऐसा नहीं है। इस मतानुसार समस्त विचार बस इंद्रिय बोधों को भाषा में व्यवस्थित करना मात्र है, कि सारी संस्कृति और कुछ नहीं कर रही, इंद्रिय बोधों को व्यवस्थित कर रही है बस। ये खाओगे टेस्ट आप इसका बड़ा कड़वा है भाई, आंखें बता रही है, पर आपको मेमोरी भी तो है इसकी। ये वाला खाया, मैंने 2 बार 3 बार खा के देख लिया, चाहे चीज अपने आप में बहुत अच्छी हो, लोग कह रहे हैं प्रोटीन रिच है, पर मेरे तो पेट दर्द करता है जितनी भी बार खाता हूँ। तो ये प्रोटीन मैं न खाऊं तो मेरे लिए बेटर ही रहेगा, मेरे में कमी रहे वो ठीक है, और कोई दूसरे सप्लीमेंट से देखेंगे, ये वाली नहीं खाऊंगा। जब मैं एक देवदूत की कल्पना करता हूं, तब भी मैं महज एक मानव आकृति को और एक पक्षी के पंखों को साथ साथ रख देता हूं, और इस संयोजन को एक नाम दे देता हूं, देवदूत। हम्म, जितनी भी फिल्में आज बनाई जाती हैं भगवान के नाम से, वो क्या कल्पनाएं, या जितनी भी हमारी कल्पनाएं हैं, देवदूत ऐसा है, तो देवदूत की बात करती है, एंजल है साहब, उसके ये पंख भी लग रहे हैं, उसके ये है वो है। जैसे अभी बातें कर ही रहे हैं ये, कि ये हूरें इस तरीके की हैं और इस तरीके की हैं, आप अपने माइंड की ही चीजें उसके ऊपर लगा रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि परमात्मा जो है, अल्लाह है, वो इस तरीके से अमूर्त चीज है। जब आप अमूर्त कहते हो तो भी माइंड उसको अमूर्त की भी मूर्ति बनाता है, कि वो ऐसा नहीं है, ये कह के भी आप ये ऐसा है ये भी तो कह रहे हो, उसमें ये गुण नहीं है, इसका मतलब वो इनसे रहित है। तो भी माइंड ऐसी कोई भी चीज, वो अमूर्तता की भी मूर्ति बनाने का, कि हाँ इसका मतलब ये है, उसकी भी मूर्ति बनाने की कोशिश करेगा। यहां तक कि जब मैं अमूर्त गुणों की बात करता हूं, उदाहरण के लिए साधुशीलता, साहस आदि, तो मैं इंद्रिय बोध से परे कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, अपितु साधुशीलता, साहसिक इंद्रिय संवेदनों और क्रियाओं के उस वर्गीकरण के विषय में सोच रहा हूं, जिसे एक साथ रखा गया है और साधुशीलता या साहस के नाम का लेबल लगा दिया गया है, कि ये चीज साधुशीलता है, ये चीज इंद्रिय संवेदन है, ये चीज ये है। तो ये वाली, इसमें और हम आगे इसमें करेंगे, इसको यहीं अभी छोड़ देते हैं। इस और डिटेल के अंदर तो हम इसको, ये पूरा एक मैकेनिज्म है।
हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके। जय श्री जय श्री